नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव एडिसेट लेक्चर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, आप सबको बताना चाहेंगे कि आज से हम आपके लिए एक नया पाठ्यक्रम शुरू कर रहे हैं। मित्रों, बताना चाहेंगे कि वो सभी छात्र छात्राएं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि संस्कृत भाषा में उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सामग्री मिले, तो आप सभी के लिए ये बहुत हर्ष की बात है कि अब यूट्यूब के माध्यम से यानी कि सीसी के लाइव एडिसेट लेक्चर्स के ज़रिए हम आपको उपलब्ध कराएंगे संस्कृत की वो सामग्री जो आपको मदद करेगी यूपीएससी एग्जामिनेशंस को क्लियर करने में। मित्रों, बताना चाहेंगे कि हम अपने लाइव एडिसेट लेक्चर्स के माध्यम से आपको सामग्री पहुंचाते हैं और उसके उपरांत इन लेक्चर्स को हम यूट्यूब पर आप सभी के लिए अपलोड करते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप हमारे इन लाइव सेशंस को भी देखें और बाद में अगर आपको लगता है कि आप उस सामग्री को जो आपको उपलब्ध कराई गई है लाइव एडिसेट लेक्चर्स के माध्यम से उन्हें और सुने और देखें, तो उसके लिए आप यूट्यूब पर इन लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो मित्रों, आपको एक बार फिर से अवगत करना चाहेंगे कि इस खास श्रृंखला के लिए, इस खास पाठ्यक्रम के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर पंकज मिश्र। डॉक्टर पंकज मिश्र वैसे तो एसोसिएट प्रोफेसर हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफेंस कॉलेज के संस्कृत विभाग में, लेकिन 1996 से ये कार्यरत हैं यूपीएससी स्टूडेंट्स को सामग्री उपलब्ध कराने में। इनको खास विशेषता प्राप्त है स्टूडेंट्स को वो तमाम बातें बताने में जो उनको मदद करती हैं यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर करने में, ख़ास तौर से संस्कृत विषय के माध्यम से। तो मित्रों, चाहेंगे कि हम डॉक्टर पंकज मिश्र का एक बार फिर से स्वागत करें अपने सीसी के लाइव एडिसेट लेक्चर के माध्यम से और इनके ज़रिए आप तक पहुंचाएं वो सामग्री जिसको आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, जो कई बार आपको उपलब्ध नहीं हो पाती है किताबों के माध्यम से। तो तहे दिल से हम स्वागत करना चाहेंगे डॉक्टर पंकज मिश्र का। डॉक्टर मिश्र, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू गीतिका जी। मित्रों, बहुत दिनों से इसकी प्रतीक्षा थी। आप लोगों की भी बार बार ये मांग रही कि यूपीएससी के विषय में इस पर परिचर्चा प्रारंभ हो और मैं आपके सामने उपस्थित हूँ यूपीएससी की चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। चूँकि ये पहली चर्चा है, इसलिए कुछ कई सारी बातें हैं जो यूपीएससी के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। यद्यपि आप उन सारी बातों से अवगत होंगे, लेकिन संस्कृत के संदर्भ में उन बातों को जानना और अधिक आवश्यक हो जाता है। मित्रों, यूपीएससी के बारे में एक भ्रांति सबसे पहले हम अपने मन से निकाल दें कि जो विद्वान होते हैं उन्हीं को सफलता मिलती है। ऐसा नहीं है। वस्तुतः यूपीएससी अंकों का खेल है। आप जिस किसी भी माध्यम से, चाहे सरल विषय चयन करके या सरल प्रश्नों का उत्तर प्रस्तुत करके या किसी अन्य तरीके से परीक्षा में आप नंबर लाने की कला को जानते हैं, तो निस्संदेह वहाँ सफलता है। और इसके साथ साथ इसकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए कि नंबर तभी आते हैं, अंक तभी प्राप्त होते हैं जब आपको उन विषयों का ज्ञान हो। लेकिन मैं अवश्य और आवश्यक रूप से यह तथ्य आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। आप एक सर्वेक्षण कर लें और आप पाएंगे कि यूपीएससी के जो टॉपर हुए हैं वो कभी भी किसी भी विश्वविद्यालय के किसी भी विषय के टॉपर नहीं रहे हैं। मतलब तात्पर्य इसका यह है कि यह कहीं भी किसी भी पुस्तक में ऐसा नहीं लिखा है कि आप यदि यूपीएससी में अपीयर होते हैं तो आपका चयन नहीं होगा। चयन तभी है कि आप अगर शुचिता से, सरलता से, एकाग्रता से, दत्तचित्त होकर अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर के अगर इसमें लग जाते हैं। पुनः संस्कृत के संदर्भ में अगर हम बताएं तो एक और भ्रांति है, वह यह भ्रांति है कि संस्कृत बहुत अधिक स्कोरिंग है। ऐसा नहीं होता। पिछले 3-4 वर्षों के जो परीक्षा फल हैं, अगर उसमें अंकों को देखें तो वो अंक में बहुत अधिक न्यूनता आई है। एक समय था जब 405 नंबर आते थे, 400 से अधिक नंबर आते थे, बल्कि एक सामान्य एवरेज जिसको कहते हैं औसतन, वो 350 से अधिक नंबर रहते थे। लेकिन जब से प्रक्रिया बदली है उसके बाद 500 अंकों की परीक्षा होने लगी है और उसमें भी आप पाएंगे कि अगर औसतन देखें तो औसतन आपको 250 के करीब में नंबर आते हैं। वो इसलिए कि इस विषय का पाठ्यक्रम इतना सहज, सरल और छोटा है कि आप चाहें तो 4 महीने के अंतर्गत इस पे पूरा का पूरा अपना अधिकार बना सकते हैं। ध्यान रखें कि किसी भी अन्य विषय को लेते हैं,
अगर उसे 4 महीने तक पढ़ाई आप करें और अगर संस्कृत विषय की पढ़ाई 4 महीने तक करें, तो मैं ये सब प्रमाण तो नहीं कह सकता या मैं किसी भी गारंटी के साथ नहीं कहता, लेकिन एक जो देखा जा रहा है, जो परंपरा देखी जा रही है, उसमें संस्कृत वालों ने कहीं अधिक अंक प्राप्त किया है। और इससे भी एक सुखद आश्चर्य का विषय ये है कि ऐसे छात्र जो मूलतः संस्कृत के छात्र नहीं रहे हैं, वे किसी अन्य विषय के छात्र रहे हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग के हों, चाहे वो मेडिकल साइंस के हों, चाहे वो साइंस के छात्र रहे हों, और वे संस्कृत ऑप्ट करके संस्कृत के माध्यम से अच्छे अंक लाने में सफल हो पा रहे हैं। दूसरे शब्दों में, यदि संस्कृत के छात्र भी प्रिलिमिनरी परीक्षा को पास कर लेते हैं तो उनके लिए इसमें सफलता पाना अपेक्षया सरल हो जाता है। लेकिन मित्रों, आप जरा इन विषयों को देखें कि क्यों संस्कृत। संस्कृत इसलिए कि सबसे पहले तो इसमें किसी भी प्रकार का माध्यम व्यवधान नहीं है, अर्थात आप इसे इंग्लिश माध्यम में भी लिख सकते हैं, आप इसे हिंदी माध्यम में भी लिख सकते हैं, आप इसे संस्कृत माध्यम में भी लिख सकते हैं, अथवा संविधान सम्मत जो अन्य भाषाएं हैं, क्षेत्रीय भाषाएं, चाहे वो गुजराती हो, चाहे वो मैथिली हो, चाहे वो तमिल हो, तेलुगु हो, इन भाषाओं के माध्यम से भी इस परीक्षा में आप संस्कृत विषय को रख सकते हैं ऐच्छिक विषय के रूप में। लेकिन एक चीज और ध्यान देना है कि कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आवश्यक रूप से, अनिवार्य रूप से संस्कृत में ही लिखने हैं। यह कठिनाई का प्रश्न उत्पन्न होता है कि संस्कृत में हम कैसे लिखें। संस्कृत में कैसे लिखें, ये अगर सोचें तो बड़े बड़े प्रबुद्ध शिक्षक भी की ऐसी योग्यता नहीं होती कि वो धारा प्रवाह संस्कृत लिख पाएं, तो फिर एक छात्र के सामने तो यह और बड़ी समस्या होगी। लेकिन जब मैंने शुरू में ही कहा कि यह 4 महीने का पाठ्यक्रम है, अगर उस 4 महीने के पाठ्यक्रम में आप 1.5 महीना संस्कृत लेखन के अभ्यास पे लगाएं और 2.5 महीने मूल पाठ्यक्रम को सरलता से समझने में लगाएं, तो मुझे नहीं लग रहा है कि संस्कृत लेखन में किसी भी प्रकार की समस्या आती है। क्यों? क्योंकि संस्कृत लेखन आपको उन ज्ञात विषयों का करना है जो कि आपको मालूम है। वहां पर आपको अनुवाद नहीं सीखना है, वहां पर आपको संस्कृत के 10, 12, 20, 25 वाक्य का निर्माण सीखना है। संस्कृत भाषा नहीं सीखनी है, बल्कि संस्कृत भाषा में वाक्यों का निर्माण सीखना है। तो इस रूप से 1.5 महीने की तैयारी में संस्कृत व्याकरण, जिसका संबंध संस्कृत के सिलेबस से नहीं है, तैयारी की जा सकती है। तो हम आज क्रमशः सबसे पहले उन पाठ्यक्रमों की चर्चा करेंगे जिस पाठ्यक्रम के माध्यम से हमें लेना होता है। एक और प्रक्रिया को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर दूं। कई बार ऐसा देखा गया है, लोगों में भ्रांति रही है सिलेबस को लेकर के, क्योंकि यह सिलेबस जो आज हमारे सामने उपस्थित है, इस सिलेबस का जो परिवर्तन है वो 2000 में हुआ था, अर्थात संस्कृत का इससे पूर्व जो परिवर्तन है सिलेबस वो 2000 में हुआ है और वही सिलेबस आज तक चला आ रहा है। इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं है। लेकिन परीक्षा में प्रश्न को पूछने की जो प्रक्रिया है, परंपरा है, उसमें 4 या 5 बार लगातार परिवर्तन हुआ है। और वो परिवर्तन किस प्रश्न को कहाँ रखा जाए और किस प्रश्न का उत्तर अनिवार्य में रखा जाए, उस चीजों को लेकर है। एक छोटी सी समस्या इसके साथ यह देखी जाती रही है कि कई बार ऐसे संस्कृत के शिक्षक ही आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न पूछ देते हैं। यह दुखद विषय है संस्कृत के लिए और यह संस्कृत के साथ विशेष होता है। उदाहरण के लिए अगर आप दूसरे पत्र में जाएं और दूसरे पत्र के 7वें प्रश्न में नीति शतकम पाठ्यक्रम में लगा हुआ है और क्लियर उसमें लगा हुआ है कि प्रथम 10 पद्य, यानी 1 से लेकर के 10 पद्य, और 1 से लेकर के जो 10 पद्य हैं वो पद्य एकदम फिक्स्ड हैं। लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि 20वां और 25वां पद्य भी पूछ दिया गया है। तो ये दुखद है और दुखद न केवल संस्कृत छात्रों के लिए है, बल्कि दुख का विषय ऐसे शिक्षकों के लिए भी है जो आउट ऑफ सिलेबस बिना पाठ्यक्रम को देखे हुए प्रश्नों का निर्माण कर देते हैं। इसी प्रकार प्रश्न संख्या जो प्रथम पत्र में जब हम भाषा विज्ञान के प्रश्न को देखने जाते हैं, उस जगह पर भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो जहां जहां जैसी जैसी जो बातें आएंगी वो मैं अभी चर्चा में आपके सामने लाऊंगा। हम सबसे पहले यूपीएससी के पाठ्यक्रम को देखने की कोशिश करते हैं।
मित्रों, अन्य विषयों की तरह संस्कृत का भी पाठ्यक्रम जो है वो 2 पत्रों में बटा हुआ है, प्रथम पत्र और द्वितीय पत्र। उसी प्रकार दोनों पत्र क्रमशः 4 भागों में, 2-2 भागों में बटा हुआ है, यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 1, पार्ट 2। उसे भाग क कह लें, भाग ख कह लें। तो इस प्रकार से ये प्रश्न पूछे जाते हैं। सर्वप्रथम हम पाठ्यक्रम देखते हैं प्रथम प्रश्न का। प्रथम पत्र जो है, प्रथम पत्र में आप पाएंगे हमने इसका सामान्य नाम दिया है शास्त्रिक, शास्त्रीय। शास्त्रीय नाम इसलिए दिया कि इसमें कई ऐसी विधाएं हैं जिनसे अलग अलग विधाओं से प्रश्न पूछे जाते हैं। और दूसरा जो है वो साहित्य है कि इसमें केवल और केवल साहित्य के प्रश्न होंगे। ध्यान रखेंगे, साहित्य शास्त्र से प्रश्न नहीं होंगे, बल्कि यूपीएससी के सिलेबस में जो दिए जाने वाले प्रश्न हैं, जो दिए जाने वाले सिलेबस हैं, उन सिलेबस में जिन जिन साहित्यों के नाम हैं उन साहित्यों से प्रश्न पूछे जाएंगे। जो प्रथम पत्र है उसके पार्ट 1 को हमने सरलता की दृष्टि से आपके सामने रखा है, व्याकरण, भाषा विज्ञान, संस्कृत साहित्य का इतिहास और साहित्य शास्त्र। इसी प्रकार जो पार्ट 2 है उसमें हमने रखा है नाम निबंध, संस्कृति, दर्शन और अपठित अनुच्छेद। तो इस प्रकार अब हम क्रमशः एक एक विषय को यहाँ पर चर्चा में लाने की कोशिश करते हैं। मित्रों, जब हम देखते हैं कि पहला जो पाठ्यक्रम है वो व्याकरण का है, जब व्याकरण की बातें आती है तो 2 प्रकार के प्रश्न उत्पन्न होते हैं कि इस व्याकरण के लिए हम पुस्तक कौन सी पढ़ें, और दूसरी बात है कि इस व्याकरण का कहीं ये अर्थ तो नहीं कि समग्र व्याकरण हमें पढ़ना है। नहीं, पाठ्यक्रम में स्पष्टतया सिद्ध किया हुआ है कि हमें पढ़ना है संज्ञा प्रकरण, संधि, समास, वाच्य और कारक। इन 5 विषयों को मैं पुनरावृत्ति कर लेता हूं। संज्ञा है, संधि है, समास है, वाच्य है और कारक है। तो इस प्रकार इन 5 अगर हम विधाओं को देखें व्याकरण के संदर्भ में तो ये पढ़ना है। लेकिन पुनः प्रश्न उत्पन्न होता है कि पढ़ें कहाँ से। एक बार किसी छात्र से पूछ लिया गया कि भाई आपने व्याकरण की तैयारी कहाँ से की, तो मूल प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि इसमें जो व्याकरण की तैयारी है वो पाठ्यक्रम के अंतर्गत है। तो सामान्यतया जो लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत जो सूत्र आते हैं, जो विधा है, हम उनको पढ़ने पढ़ाने का प्रयास करते हैं। और साथ में सप्लीमेंट्री की दृष्टि से ऐसे कुछ प्रसिद्ध सूत्र, जिन सूत्रों की चर्चा लघु सिद्धांत कौमुदी में नहीं की गई है, उन सूत्रों को भी हम अध्ययन का और अध्यापन का विषय बनाते हैं, ताकि छात्र की जो सीमा हो पढ़ाई की वो थोड़ी विस्तृत हो, संकुचित ना हो। क्योंकि ऐसा ना हो कि पढ़कर ना जाए और परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछ दिए जाएं जो कि उन्होंने पढ़ा ही ना हो। कभी कभी एक भ्रांति उत्पन्न कर दी गई है आजकल के व्यावसायिक जगत के माध्यम से संज्ञा प्रकरण को लेकर के। मित्रों, संज्ञा प्रकरण का कतई अर्थ नहीं है कि जितने भी लघु सिद्धांत कौमुदी में प्रदर्शित संज्ञा सूत्र हैं, ये कतई अर्थ नहीं है। क्योंकि संज्ञा का अर्थ है यहां पर जो संधि से पहले लघु सिद्धांत कौमुदी में एक अध्याय है संज्ञा से संबद्ध, और उसमें जितनी सूत्रें हैं, जो जितने सूत्र प्राप्त होते हैं, उन सूत्रों की जानकारी। ये कतई अर्थ नहीं है कि अगर आपको आद गुणः है तो आद गुणः से पूर्व अदेंग गुणः जो कि संज्ञा सूत्र है, उस सूत्र की हम चर्चा करें। नहीं, ऐसा नहीं है। हम उसकी चर्चा संधि प्रकरण के अंतर्गत करेंगे, लेकिन संज्ञा प्रकरण में नहीं। इनसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं पहले अपेक्षाया सरल होता था, लेकिन अब पिछले 2 वर्षों से एक प्रयोगात्मक रूप देखा जा रहा है। प्रयोगात्मक रूप इस प्रकार में से कि 5 सूत्रों की व्याख्या पूछ दी जा रही है। एक वर्ष तो यह व्याख्या संस्कृत माध्यम से पूछी गई और दूसरे वर्ष यही व्याख्या हिंदी माध्यम में पूछ ली गई। जो छात्रों के सामने एक कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। छात्रों के सामने यह पाठ्यक्रम जो है वो मौन है, वो अपने स्वरूप को स्पष्ट कर पाने में अक्षम है। और इस संदर्भ में ऐसे जितने भी जो प्रतिभागी छात्र हैं जो संस्कृत को अपना विषय बना रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में यूपीएससी को इस विषय में निर्देश जरूर दें कि इस जगह पर संस्कृत के साथ अव्यवस्थाएं लगातार चली आ रही हैं। पुनरपि
अब ध्यान दें तो वहां पर अगर हिंदी में व्याख्या पूछी जाती है या अगर इंग्लिश में व्याख्या पूछी जाती है तो वो आपके अधिकार क्षेत्र में है। लेकिन अगर संस्कृत में व्याख्या पूछ दी जाती है तो ऐसे छात्रों के लिए वो कठिनाई का विषय हो जाता है जिन्होंने पहली बार संस्कृत ऑप्ट किया है यूपीएससी के लिए। अब यहां पर मेरा एक निर्देश होता है कि अगर आप अपने प्रश्नों को तैयार करते हैं, प्रश्न के उत्तर तैयार करते हैं, तो ऐसे जो भी संदर्भ में दिए गए सूत्र हैं उन सूत्रों की व्याख्या आप संस्कृत माध्यम से ही तैयार करें। संस्कृत माध्यम से तैयार करने से क्या होगा कि संस्कृत में तो आपकी समझ बन गई, आप संस्कृत में लिखने की स्थिति में आ गए, लिखने की स्थिति में। लेकिन यदि उसी को आपको अपने माध्यम में पूछ दिया जाए तो आप आसानी से उसको अपने माध्यम में लिख सकते हैं। लेकिन अगर अपने माध्यम में उन सूत्रों को आप तैयार करते हैं तो कठिनाई हो सकती है वहां पर, इसलिए कि कहीं वह संस्कृत माध्यम में पूछ दिया गया तो फिर वहां पर संस्कृत लेखन की समस्या उत्पन्न हो सकती है। और यही कारण है कि कई छात्र परीक्षा देकर के आते हैं, कहते हैं कि मेरी परीक्षा बहुत अच्छी हुई है, लेकिन जब अंक आते हैं और कम अंक आते हैं तब उनको बोध होता है कि उन्होंने कहां पर किस जगह क्या गलती की। तो एक तो प्रश्न इस प्रकार होता है। फिर आपको उसमें संज्ञा से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं उच्चारण स्थान के विषय में, कि जैसे क का उच्चारण स्थान क्या है। तो ये हम पहले से ही पढ़ चुके होते हैं कि अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, इस सूत्र से जो क का उच्चारण स्थान है वो कंठ है और वहां पर आप कंठ जवाब देते हैं। फिर पूछ लिया जाता है प्रत्याहार के विषय में कि अगर अच है तो अच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, और वहां पर हम लिखते हैं अ ई उ ऋ ऋ ए ओ ऐ औ। तो इस प्रकार से ये संज्ञा प्रकरण से सूत्र होते हैं। संधि प्रकरण में ऐसा देखा जा रहा है, पहले तो 5-5 शब्दों की संधियां या 5-5 शब्दों में संधि विच्छेद पूछे जाते थे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से ऐसा देखा जा रहा है कि 1 या 2 मात्र ही संधि विच्छेद या संधि के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। लेकिन सूत्र जो है व्याख्या में वो निरंतर पूछे जा रहे हैं। समास प्रकरण में भी ऐसा है। अच्छा, संधि विच्छेद और संधि के क्रम में एक और उनके साथ जो है वो राइडर लगा हुआ है कि आप उनके नियम को समझाएं कि किस नियम से ऐसा हुआ है। दूसरे शब्दों में अगर आपको महेश शब्द का पूछा गया तो आप लिखेंगे संधि विच्छेद महा प्लस ईश, लेकिन उसके साथ साथ आपको बताना होगा कि कौन से सूत्र किस नियम से यह महेश शब्द बना, और तब जाकर के आप आ प्लस ई ए करते हैं और सूत्र लिखते हैं आद्गुणा। तो इस रूप में इसका प्रश्नों का उत्तर हम आगे लेते हैं। तीसरा है समास। पहले समास में केवल विग्रह पूछा जाता था और समास के नाम पूछे जाते थे कि अगर आपको पूछ दिया गया पंचगंगम तो आप वहां लिखेंगे उसका विग्रह पंचानाम गंगानाम समाहारः, और उसके साथ आप लिख देंगे अव्ययी भाव समास। ध्यान रखेंगे अव्ययी भाव समास यहां पर होगा, द्विगु समास नहीं होगा, क्योंकि समास में एक सूत्र है नदीभिश्च, और वो नदीभिश्च जो है वो अपवाद है जो कहता है कि नदीवाची शब्द के साथ अगर संख्यावाची शब्द का समास हो तो वह अव्ययी भाव समास होगा। लेकिन यहां पर पहले सूत्र नहीं पूछा जाता था। इनफैक्ट अब भी सूत्र नहीं पूछे जा रहे हैं इस संदर्भ में, लेकिन विग्रह वाक्य और समासों के नाम वहां पर जरूर पूछे जा रहे हैं। तो इस दृष्टि से सरल है, लगभग 1500 शब्दों 2000 शब्दों की सूची है। आप उसे एक हाथ में रखते हुए एक दिन में आप 1500 शब्दों की सूचियों को आप पढ़ के समझ सकते हैं। एक कॉलम में आपने शब्दों के नाम लिख लिए, दूसरे कॉलम में विग्रह वाक्य बना लिया और तीसरे कॉलम में समास के नाम लिख लिए। तो इस प्रकार से इसके नोट्स बनाए जा सकते हैं। फिर है वाच्य। वाच्य परिवर्तन इसमें आवश्यक है। मित्रों, पिछली कई श्रृंखला जब हमारी चल रही थी यहाँ पर, जिसमें कि संस्कृत व्याकरण के ऊपर में लेक्चर था मेरा, उसमें हमने वाच्य के ऊपर में और कारक के ऊपर में सविशेष और समास के ऊपर में भी हमने लंबी चर्चा की थी, खास करके यह ध्यान में रखते हुए कि यूपीएससी के छात्रों को इससे लाभ हो सके, तो वहाँ से भी उसको पढ़ा और समझा जा सकता है। लेकिन अगर वाच्य की दृष्टि से देखें तो 3 प्रकार के वाच्य होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, और वहाँ पर उसमें आपको परिवर्तन दिखाना होता है। आपको पूछ लिया जाता है रामः गृहं गच्छति, तो उसमें वाच्य परिवर्तन करना होगा, और तब वहां पे अगर आप इसको कर्मवाच्य में बनाएंगे तो रामेण गृहं गम्यते, इस प्रकार से उस वाक्य को आप वहां रखेंगे और तदनुसार वो उसमें आपको अंक मिलते हैं। लेकिन व्याकरण की दृष्टि से यदि देखा जाए तो सबसे कठिन बनता है कारक। कारक मित्रों, इसमें कई बार ऐसा होता है कि कई बार एक ही सूत्र का प्रयोग होता है, कई बार 2 सूत्र का प्रयोग होता है। लेकिन यदि आपको पूछ दिया गया कि पुनारमते या शिवोर्च्यः, तो ऐसे शब्दों
का जब आप संधि विच्छेद करेंगे और नियम को लिखेंगे तो यहाँ पर कभी कभी 6-6 सूत्र लगते हैं। क्षमा करेंगे, ये संधि के संदर्भ में बात थी, लेकिन जो मैं कारक के संदर्भ में बात कर रहा था उस कारक के संदर्भ में भी थोड़ी सी कठिनाई इसलिए है कि इसमें सूत्रों की संख्या बहुत अधिक है। वैसे तो जो विभक्ति हैं वो 6 विभक्तियां हैं, उनके सारे सूत्र आते हैं और उन सूत्रों को हमें ध्यान में रखना होता है, लेकिन जब हमें नियम देने होते हैं तो उसमें 2 सूत्र मिनिमम 2 सूत्र लगते हैं और कभी कभी 1 सूत्र भी लगता है। जहां पर संज्ञा पर आधारित निर्देश विभक्ति हम देते निर्दिष्ट विभक्ति देते हैं वहां 2 सूत्र लगते हैं, लेकिन कहीं कहीं सूत्र डायरेक्ट विभक्ति का निर्देश करता है, वहां पर 1 सूत्र से काम चलता है। तो इस प्रकार ये व्याकरण के प्रश्न होते हैं, व्याकरण का पाठ्यक्रम है। हम इसकी चर्चा विधिवत एक मॉड्यूल की अगली श्रृंखलाओं में करते रहेंगे आप लोगों के सामने, ताकि विषय आसानी से सरलता से आपके सामने प्रस्तुत हो जाए और परीक्षा जाने में केवल वही और वही बातें याद रहे जो आप उत्तर की तलाश में चलते रहते हैं। दूसरा विषय इसमें है भाषा विज्ञान। मित्रों, यूं तो इसे भाषा विज्ञान नहीं कहा जाना चाहिए, क्योंकि जो संस्कृत का पाठ्यक्रम है उसमें भाषा विज्ञान की दृष्टि से भाषा विज्ञान पर कोई विशेष टिप्पणी नहीं की गई है। तब यहां पर है क्या कि मूल रूप से 3 बातें यहां सिलेबस में है। एक है वैदिक संस्कृत की विशेषता, दूसरा दिखाया गया है लौकिक संस्कृत की विशेषता, और तीसरा जो है उसमें दिया गया है कि भाषा विज्ञान को संस्कृत का योगदान। तो अगर आप समग्र रूप में देखें तो इसका कोई संबंध भाषा विज्ञान से नहीं है, क्योंकि भाषा विज्ञान से संबंध तब इसका बनेगा जब ध्वनि विज्ञान की बातें की जाए, जब वाक्य विज्ञान की बातें की जाए, जब अर्थ विज्ञान की बातें की जाए। लेकिन इतना सीमित सिलेबस होने के बावजूद भी यह सबसे वल्नरेबल पार्ट है संस्कृत का, क्योंकि इसमें सामान्यतया प्रश्न पूछ लिए जाते हैं भाषा विज्ञान से, और भाषा विज्ञान के भी ऐसे रूढ़ प्रश्न पूछ लिए जाते हैं जिसकी पढ़ाई MA लेवल पर संस्कृत वाले करते हैं। यहाँ पर कठिनाई नहीं है, इसके लिए भी मानक कई सारी पुस्तकें हैं जिन पुस्तकों की चर्चा मैं क्रमशः करता जाऊंगा। वैसे सामान्य रूप से लोग कपिल देव द्विवेदी आचार्य जी की पुस्तक पढ़ करके इसके समाधान को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं मानते। ऐसे और भी कई सारे हैं जो हम आपको नाम देंगे जब इस मॉड्यूल में चर्चा करेंगे भाषा विज्ञान की। फिर है संस्कृत साहित्य का इतिहास। संस्कृत साहित्य का इतिहास, यद्यपि मैं छात्रों से कहता हूं कि परीक्षा की दृष्टि से इसे मत पढ़ो, सामान्य नॉलेज के लिए पढ़ लो, क्योंकि इसके जो प्रश्नों की संख्या बनती है वो अनंत है। रामायण से प्रारंभ हो करके और जो पशु साहित्य है, पशु कथा साहित्य है, यहाँ तक के सारे विषय यानी आर्ष काव्य, महाकाव्य, गीति काव्य, नाट्य काव्य, गद्य काव्य, कथा और आख्यायिका उसमें समाहित है। इसके साथ ही पशु कथा साहित्य आदि सारे विषय इसमें समाहित हैं और कहीं से भी कोई भी प्रश्न बन सकता है। तो ऐसे संदर्भ में अगर समग्र संस्कृत साहित्य के इतिहास को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो ये समय बहुत अधिक लगता है। लेकिन इसके कुछ अंश हैं जिसे यदि हम पढ़ें तो उसका लाभ सेकंड पेपर के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ भी आपको दिखेगा, क्योंकि इन दोनों को मिला करके हम कहते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए, ताकि दोनों जगह पे आपको यह उपयोगी बन सके और आप प्रश्न के उत्तर लिखने में सुविधा महसूस कर सकें। पुनः इसके बाद साहित्य शास्त्र है। एक समय था जब मैं इसको अनिवार्य रूप से कहता था छात्रों को पढ़ने के लिए, और उसमें मैं कहता था कि भाई आप वक्रोक्ति सिद्धांत तैयार कर लो, तो वक्रोक्ति सिद्धांत पूछा जाता था। इस साहित्य शास्त्र की इतनी विशेषता थी। पिछले 2 वर्षों से ऐसा देखा जा रहा है कि थोड़ी थोड़ी इसके प्रति उपेक्षा की भावना बनी है। जहां पहले ये अनिवार्य रूप से आवश्यक प्रश्न पूछते थे, आज इसमें थोड़ी सी हीनता दिखी है। लेकिन इसके भी पढ़ने के लिए इनमें जो कौन कौन टॉपिक है जो आपको अवश्य ही तैयार कर लेना चाहिए, उसकी चर्चा तो मैं यहाँ जरूर करूँगा, और रेस्ट की जो चर्चा है वो जब क्रमशः हम करेंगे उसमें लाएंगे। तो सबसे पहले इसमें जैसे काव्य के लक्षण हैं, काव्य के गुण हैं, काव्य के प्रयोजन हैं, और कभी कभी काव्य के दोष हैं। इन चारों को पढ़ें, और साथ में 6 संप्रदाय हैं जो काव्य की आत्मा किसे हो, काव्य का प्रधान तत्व क्या है, मूल तत्व क्या है, इस पे जो डिबेट है उनको पढ़ना है। और उसी में रस सिद्धांत है,
उसी में आपको अलंकार सिद्धांत है, गुण और रीति सिद्धांत है, ध्वनि सिद्धांत है, औचित्य सिद्धांत है और वक्रोक्ति सिद्धांत है। तो इन सिद्धांतों को अलग अलग ढंग से उनकी विशेषता, उनका लक्ष्य, उनका जो मूल तत्व है उनको ग्रहण कर लीजिए और उसी से संबद्ध प्रश्न आपको सामान्यतया पूछे जाते हैं। हमने ऐसा पाया है कि इसमें किसी विशेष प्रकार का परिवर्तन नहीं देखा है। हाँ, परिवर्तन की दृष्टि से छात्रों को कठिनाई कहाँ होती है कि जैसे अलंकार में पूछ लिया गया जयदेव के एक मत को कि जो व्यक्ति अलंकार को नहीं मानता वो आग में उष्णता को नहीं मानता, टिप्पणी करें। अब ये जो कथन है, इस कथन की दृष्टि से थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, लेकिन अगर योग्य गाइड है आपके पास, अगर योग्य शिक्षक है आपके पास और जो यूपीएससी के अनुभव से युक्त हैं, अगर उनसे आप संपर्क करते हैं तो निस्संदेह इन सारी बातों को आपके सामने चर्चा में वह लाता है। मित्रों, दूसरा पार्ट है जिसमें निबंध की चर्चा की। पहले क्या होता था, एक सेट पैटर्न होता था कि हम कुछ निबंध तैयार कर लेते थे और उसी से कोई ना कोई निबंध हमें पूछ लिया, हम उत्तर लिख लेते थे और एक निबंध लिखना होता था। अब स्थिति क्या हो गई है कि निबंधों की दृष्टि से सिलेबस के ही संस्कृति और दर्शन के विषय से टॉपिक बना करके संस्कृत में लिखने के लिए 2-4 पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए निबंधों की सीमा सीमित हो गई है। ज्ञान की दृष्टि से यह सरल हो गया है, लेकिन भाषाई दृष्टि से यह कठिन हो गया है, क्योंकि संस्कृति और दर्शन की तैयारी जो छात्र है वो संस्कृत माध्यम से नहीं करते थे, लेकिन प्रश्न पूछ लिए जाते थे संस्कृति और दर्शन से संस्कृत माध्यम में लिखने के लिए। तो आगे से यदि आप तैयारी करें तो मैं आपको यही कहूँगा कि संस्कृति से संबद्ध और जो दर्शन से संबद्ध जो प्रश्न हैं उन्हें संस्कृत माध्यम में ही तैयार करें, क्योंकि यदि संस्कृत में पूछ लिया गया तो आपने लिख लिया, और अगर संस्कृत में नहीं पूछा गया, आपके अपने माध्यम में पूछा गया, तो उसको आप सरलता से प्रस्तुत कर सकते हैं। दूसरा सिलेबस है संस्कृति का। ये फिक्स्ड है, इसमें भी बहुत अधिक परिश्रम की तैयारी नहीं करनी होती है। वर्ण व्यवस्था है, आश्रम व्यवस्था है, इसी प्रकार जो सारे संस्कार हैं, संस्कार का प्रयोजन, संस्कार के लाभ, 16 संस्कार, इनकी चर्चा करनी होती है, पुरुषार्थ चतुष्टय की चर्चा करनी होती है, और साथ में इसमें एक तकनीकी, टेक्निकल और जो साइंसेज हैं इससे संबद्ध एक प्रश्न रहता है कि प्राचीन भारत में जो विज्ञान है इससे संबद्ध एक प्रश्न रहता है। तो ओवरऑल अगर संस्कृति के सिलेबस को देखें तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जनरल स्टडीज़ में भी आप इन विषयों को पढ़ते हैं तो वहाँ से आपका जो समय है इस जगह पे बच जाता है। फिर है दर्शन का। मित्रों, यहाँ पर भी दर्शन के विषय में कहें तो इसका सिलेबस बहुत व्यापक है। इसमें भी अगर चुने हुए कुछ विषय, मान्य विषय जैसे वेदांत है, सांख्य है और आगे इधर बौद्ध दर्शन है, जैन दर्शन है, अगर तात्कालिक दृष्टि से इन चारों को हम फोकस्ड होकर तैयारी करते हैं, योग दर्शन है, तो हमारे प्रश्न इससे आते हैं। अन्यथा CD शर्मा की पुस्तक से सारे भारतीय दर्शन को समझा जा सकता है। छोटी भी किताब है और सरल भाषा है, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। आखिरी जो प्रथम पत्र का सिलेबस है वह है अनसीन पैसेज का। इसमें 2 पैराग्राफ कहीं से दे दिया जाता है और उसी पर आधारित प्रश्न होते हैं संस्कृत माध्यम में लिखना। मैं बच्चों को सविशेष कहता हूं आप इसे जरूर लिखें, क्योंकि यह स्कोरिंग भी होता है और आपके सामने होते हैं पैराग्राफ जिसको पढ़कर आप उत्तर लिख सकते हैं। लेकिन आधुनिक आजकल देख पा रहे हैं कि बच्चे इससे विमुख हो रहे हैं क्योंकि उनको ये विषय कठिन लगने लगा है, लेकिन ऐसा ये कठिन है नहीं। हम इस पे जब चर्चा करेंगे तो ये आपको बहुत ही सहज और सरल लगेगा। और इन सब के मध्य में जो एक बात आवश्यक रूप से उद्देश्य है वो ये है कि करत करत अभ्यासते जड़मति होत सुजान। अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे तो सारे विषय कठिन हैं, और अगर अभ्यास करेंगे तो सारे कठिन विषय सरल बन जाते हैं। तो मित्रों, यह प्रथम पत्र का पाठ्यक्रम था। हम इसको अभी यहीं विश्राम लेते हैं। इसके बाद हम पुनः चर्चा करेंगे दूसरे प्रश्न पत्र की।
मित्रों, हम चर्चा कर रहे हैं द्वितीय प्रश्न पत्र की। द्वितीय प्रश्न पत्र, जिसे कि नाम दिया, ये साहित्य का विषय है। अगर प्रथम पत्र की अपेक्षा हम द्वितीय प्रश्न पत्र को आंकने का प्रयास करें तो कदाचित यह सरल है और स्कोरिंग है। इसलिए नहीं कि लेखन की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से सरल है, वह इसलिए कि इसके जो पाठ्यक्रम है वो तय है, सीमा निर्धारित है, यानी उसको आपको क्रॉस नहीं करना है, उसी में से पूछा जाएगा। हमें पहले से ज्ञात होता है कि प्रश्न पत्र में क्या पूछे जाएंगे। ये अनूठा है, जबकि ये लाभ अन्य विषयों को शायद नहीं है जो लाभ संस्कृत को यहां पर है। दूसरे शब्दों में हमें ज्ञात होता है कि यह 10 पद्य हमें पढ़ने हैं और इनमें से एक की व्याख्या पूछी जाएगी। तो 10 में से यदि एक और दो, कभी कभी तो 2 की भी व्याख्या पूछी जाती है, कि 10 में से यदि 2 की व्याख्या हमें पूछी जा रही है, हमें 10 की ही व्याख्या तैयार करनी है, तो क्या यह सरल नहीं है? हमें पूरी किताब नहीं पढ़नी है। एक समय था जब किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग पूरा पढ़ा जाता था, जो उसके 46 या 47 वर्सेज हैं, वो सारे हमें पढ़ने होते थे, और तब उसमें से एक व्याख्या वो भी संस्कृत माध्यम में पूछी जाती थी। लेकिन जो परिवर्तित पाठ्यक्रम है उसमें केवल 10 पद्य पढ़ने होते हैं, और उन 10 पद्यों में से किसी एक या किसी 2 की व्याख्या हमें लिखनी होती है। तो इसलिए यह अपेक्षाया सरल है, और जो हम पढ़ कर के जाते हैं वो परीक्षा में एज इट इज हम लिख कर आते हैं, इस दृष्टि से भी सरल है। हम इनके प्रश्नों के सारे उत्तरों को दत्तचित्त होकर के 20 से 25 दिन में तैयार कर सकते हैं। दोनों दृष्टि से, या तो स्वयं के अध्ययन से प्रश्नों के उत्तर को तैयार किया जा सकता है 20 से 25 दिनों के अंतर्गत, या कहीं किसी भी जगह से आप मटेरियल अगर लेते हैं तो उसके आधार पर भी उसको अक्षरशः 25 दिनों में तैयार किया जा सकता है, और पुनः पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। पुनः पढ़ने की आवश्यकता तभी होगी जब आपका परीक्षा सन्निकट होगा। तो इस दृष्टि से जो ये संस्कृत का पाठ्यक्रम है, यह पाठ्यक्रम आपको जीएस के लिए अतिरिक्त समय देता है। अन्यथा कोई भिन्न विषय आप लेते हैं ना, तो उस भिन्न विषय के साथ एक परेशानी ये है कि उसमें भी उतना ही टाइम देना पड़ेगा। अब में एक हड़बड़ाहट सी होगी कि ये नहीं हो रहा है, सिलेबस बहुत लंबा है, ये पूरा नहीं हो पाया है। तो किंकर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति है, वो स्थिति उत्पन्न होती है छात्रों में। संस्कृत के साथ ऐसा नहीं है। हमें ज्ञात होता है कि अमुक जगह से अमुक तरीके का अमुक प्रश्न पूछा जाएगा। तो क्रमशः हम चर्चा करते हैं साहित्य के प्रश्नों का। मित्रों, जब आप पाठ्यक्रम को देखते हैं तो आपको एक विस्तृत एक सूची मिलती है। हमने उन सूची को आपको समझने की दृष्टि से उसको एक तरह से संकुचित कर दिया है और एक संक्षिप्त शब्दावली का निर्माण कर लिया है। जैसे पार्ट 1 में आप पाएंगे कि जो पहला प्रश्न पूछा जाता है वो चयनित महाकाव्य से, दूसरा है प्राचीन साहित्य से, तीसरा है संस्कृत नाटक से, और फिर है जो संस्कृत टिप्पणी है। ध्यान रखेंगे, जो यहाँ पे संस्कृत व्याख्या है वहां पर संस्कृत टिप्पणी शब्द होना चाहिए। फिर आगे आए, जो पार्ट 2 है उसमें संस्कृत व्याख्या महाकाव्य से है, फिर संस्कृत व्याख्या आर्ष काव्य से है, फिर हिंदी व्याख्या मिश्रित काव्य से है। मिश्रित काव्य नाम हमने क्यों दिया, इसकी भी हम चर्चा करेंगे उस क्रम में। और हिंदी व्याख्या नाट्य काव्य से है। तो इस प्रकार जो प्रश्नों की पैकेजिंग है हम देख सकते हैं। हम क्रमशः चलते हैं एक एक मॉड्यूल को लेकर के। पहला है चयनित महाकाव्य। संस्कृत साहित्य में यूं तो महाकाव्यों की संख्या अनंत है, लेकिन यूपीएससी की परीक्षा की दृष्टि से जो मुख्य परीक्षा है उसके लिए प्रथम प्रश्न के अंतर्गत 8 महाकाव्यों की सूची है। रघुवंशम महाकाव्य, कुमार संभवम महाकाव्य, किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम, नैषधीय चरितम। लेकिन साथ में 2 गद्य काव्य है। अब वहां पर भी मिश्रित हम लिख सकते थे, लेकिन सोचा सुविधा की दृष्टि से इसी को कंटिन्यू करें। कादंबरी है, दशकुमार चरितम है, और आधुनिक महाकाव्य एक है शिवराज्योदयम, जो आधुनिक महाकाव्य है शिवाजी को आधार बना करके। इन 8 काव्यों से संबद्ध जो आलोचनात्मक प्रश्न है, जो क्रिटिकल क्वेश्चंस हैं, ये पूछे जाते हैं। और ध्यान रखेंगे ये क्रिटिकल क्वेश्चंस कुछ भी हो सकते हैं,
वो उपमा कालिदासस्य भी हो सकता है, वो भारवेरर्थ गौरवम भी हो सकता है, वो नैषधम विद्वदौषधम भी हो सकता है, और साथ ही वह प्रश्न यह भी हो सकता है कि रघुवंशी राजाओं की विशेषता, यह प्रश्न यह भी हो सकता है वनेचर का संदेश। क्यों? क्योंकि हमें महाकाव्य का सामान्य परिचय चाहिए, और सामान्य परिचय के अंतर्गत एक आउटर इंट्रोडक्शन होता है और एक जो इनसाइड, जो स्टोरी बेस्ड जो बातें होती है, हम उसको भी लेते हैं। तो इस तरह से दो प्रकार के ये आलोचनात्मक प्रश्न पूछते हैं। ये आलोचनात्मक प्रश्न यह भी हो सकता है कि रसाविष्करण चातुर्य की दृष्टि से किरातार्जुनीयम का परिचय। ये समीक्षात्मक प्रश्न इस तरह से भी पूछा जाता है कि शिशुपाल वधम महाकाव्य जो है ये वर्णन की दृष्टि से, वर्णन शैली की दृष्टि से एक उत्कृष्ट महाकाव्य नहीं है, या महाकाव्य में सुदीर्घ वर्णन जो है उसमें रसाविष्करण में बाधक है। तो इस तरह से कमेंट बेस्ड ऐसे क्वेश्चंस का डेवलपमेंट होता है। और मित्रों, जब हम इसकी चर्चा करते हैं तो लॉजिकल चर्चा करते हैं, किताबी चर्चा यहाँ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसके विषय में कई जगह पे आप देखेंगे कि स्टीरियोटाइप आंसर है। अगर आपको पूछा जा रहा है भारवेरर्थ गौरवम, तो वहां भी प्रकृति परिचय, वहां भी चरित्र चित्रण, वहां पर भी भाषा की विशेषता आपको बता दिया जाता है, जो गलत है। कई सारे ऐसे भ्रामक रूप से अध्यापन कार्य चल रहा है जहां छात्र को तो लगता है कि हमने कक्षा कर ली, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से वह अनुकूल है कि नहीं, यह उनको समझ में नहीं आती। तो इसीलिए हमें वहां यह देखना है कि उन प्रश्नों का परिवर्धन, डेवलपमेंट हमें कैसे करना है। क्या मानोच्छिष्टम जगत सर्वम में या भारवेरर्थ गौरवम में प्रकृति चित्रण की अपेक्षा है? नहीं है। इसी तरह हम आते हैं तो इन 8 प्रश्नों से अलग अलग ढंग से प्रश्न आपको पूछते हैं, और ये कंपलसरी है, ये अनिवार्य है। मित्रों, प्रथम पत्र में भी जो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5, ये दोनों अनिवार्य है। हम उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते, उसके बदले में किसी को नहीं लिख सकते, लेकिन रेस्ट जो बचे हुए 6 क्वेश्चन होते हैं वो हमारे ऊपर है, उसमें से किसी 3 प्रश्नों का हमें उत्तर लिखना होता है। तो हमने वहां पर भी अपना एक कोड बना लिया है कि किन किन क्वेश्चंस का आंसर करना चाहिए। हम उसकी चर्चा आज ही करेंगे यदि समय बचा तो। दूसरा है प्राचीन साहित्य। इसे हम प्राचीन साहित्य हमने नाम इसलिए दिया कि इसमें हमें गीता, ईशावास्योपनिषद, कौटिल्य अर्थशास्त्र और सुंदरकांड, इन चारों से समालोचनात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। और सविशेष मैं छात्रों को कहता हूं कि आप इसकी तैयारी ज्यादा करो। क्यों? क्योंकि इनकी सीमा कम है। अब ईशावास्योपनिषद में केवल 18 मंत्र हैं, अब उन 18 मंत्रों को समीचीन अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। जो भी कोई समीक्षात्मक प्रश्न पूछा जाएगा उसका उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। इसी प्रकार गीता, यद्यपि गीता में 18 अध्याय है, यद्यपि गीता में लगभग 550 या 550 से अधिक पद्य हो सकते हैं, लेकिन जब प्रश्नों को देखें समग्र रूप से तो मिलजुल करके आत्मा से संबद्ध, मोक्ष से संबद्ध, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग आदि इन विषयों से जो एक प्रसिद्ध कुछ टॉपिक्स होते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं, और वो टॉपिक्स की जानकारी आपको आपके अध्यापक देते हैं, मैं भी दूंगा यहां से, आप जिनकी तैयारी करेंगे। पुनः सुंदरकांड है तो सुंदरकांड में हम हनुमान का पराक्रम हो या अशोक वनी का वर्णन हो या सीता की दुर्दशा हो, तो सुंदरकांड की जो विषय वस्तु है उससे जो बनने वाले प्रश्न हैं हम उनकी चर्चा कर लेते हैं। सुंदरकांड में प्रकृति हो या सुंदरकांड की भाषा का सौंदर्य हो, ऐसे ऐसे कई प्रश्न होते हैं, हम जिन प्रश्नों को समीक्षात्मक दृष्टि से पढ़ते हैं। पुनः तीसरी विधा जो इसमें है, तीसरा प्रश्न जो पूछा जाता है वो नाटक से, नाट्य साहित्य से। इनमें भी नाटकों की संख्या भी निश्चित है। अभिज्ञान शाकुंतलम है, इसके साथ ही आप पाएंगे कि मुद्रा राक्षसम है, मृच्छकटिकम है, स्वप्न वासवदत्तम है, उत्तर रामचरितम है, वेणी संहार है और रत्नावली है। इन सारे प्रश्नों से, इन सारे नाटकों से यदि आप प्रश्न का निर्माण करें तो केवल और केवल मृच्छकटिकम से नहीं कुछ 20 प्रश्न बनते हैं। इसी प्रकार मुद्रा राक्षसम को अगर आप ध्यान में दें तो इसमें कई प्रकार के समीक्षात्मक और आलोचनात्मक प्रश्न बन जाते हैं। तो प्रश्नों की दृष्टि से देखें तो पुनः यहाँ पर हम देखते हैं कि विषयों की दृष्टि से 100-150 से अधिक विषय बनते हैं इन नाटकों के माध्यम से। तो जब मैं बच्चों को सलाह देता हूँ, परामर्श देता हूँ, या मैं यहाँ से आपको कहूँगा, तो मैं ये ज़रूर कहूँगा
कहूँगा कि नाटक का आप ज्ञान रख लें, लेकिन फोकस उस पर नहीं करें, उस पर ज़्यादा समय नहीं दें। आप छोटे मोटी चीज़ों को जरूर पढ़ लें कि अगर आ जाता है तो उसके प्रश्नों का उत्तर लिखा जा सकता है। अन्यथा अगर आप अगर आप जुआ खेलना चाहते हैं तो इनको जरूर आप अपने अध्ययन का विषय बनाएं। चौथा है टिप्पणी। संस्कृत में टिप्पणी पूछी जाती है। मित्रों, ये बहुत ही सरल पार्ट होता था। गीत गोविंद है, पंचतंत्र है, मेघदूतम है, इसी तरह अमरु शतकम है, नीति शतकम है, राजतरंगिणी है। कुल 7 इसमें पुस्तकों के नाम हैं और उन पुस्तकों पर आधारित आपको 3-3 टिप्पणियां पूछी जाती है, यानी 7 में से 3 टिप्पणी। कितना सहज और सरल है। यहां पर भी मैं एक समय था जब करता था कि लगभग 1 पृष्ठ में ही एक पुस्तक की संस्कृत व्याख्या हम करते थे और वही टिप्पणी बनती थी और उसी टिप्पणी से कई सारे प्रश्न बन जाते थे। जैसे कभी कभी पूछ लिया जाता है मेघदूतम के संदर्भ में कि दूत काव्य मेघदूतम पे टिप्पणी करें, या मेघदूतम में जो मेघ संदेश है, यक्ष संदेश है, उस पर टिप्पणी लिखें। संस्कृत में मेघदूत की प्रकृति है, तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं जिनको बना करके हम टिप्पणी तैयार करते हैं। और कभी कभी मेरा ये मानना है, मैं ऐसा मानता हूँ कि परीक्षा में सहजता और सरलता की दृष्टि से हम इन टिप्पणियों को फोकस करें। यानी 3 प्रश्न अगर करें तो पहला तो कंपलसरी ही हो गया, दूसरे को अच्छी तरह से तैयारी इसलिए करें कि वो आपके अपने मीडियम में है, इसलिए उसमें परेशानी नहीं है। यहाँ संस्कृत मीडियम है, लेकिन संस्कृत मीडियम में अगर 7 पर टिप्पणी आप तैयार कर लेते हैं तो परीक्षा में ये सुविधा होती है, क्योंकि यहाँ पर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन की संभावना नहीं बनती। अन्यथा अन्य जो 2 विधा है उसमें आउट ऑफ सिलेबस की भी संभावना बनती है। दूसरा भाग जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है, मैं सामान्यतया छात्रों से कहता हूं, जो 5 प्रश्न होते हैं वे 5 प्रश्न आपको पहला और 5वां कंपलसरी है और संस्कृत मीडियम है, ये तो करना ही है आपको। लेकिन अन्य जो 3 प्रश्न हैं उन 3 प्रश्नों में से एक प्रश्न आप लें भाग क से, और जो बाकी बचे हुए 2 प्रश्न हैं वो आप भाग ख से लें, 7वां और 8वां। आएंगे क्यों, कैसे, इसको भी समझते हैं। बल्कि ये बहुत मैं बड़ी सूचना नहीं दे रहा हूं, ये जनसाधारण में व्याप्त है कि हमें किस किस प्रश्न का उत्तर करना चाहिए। तो यहाँ जो द्वितीय भाग है, द्वितीय प्रश्न पत्र का, उसमें 5वां जो है वह संस्कृत व्याख्या है। और वो संस्कृत व्याख्या आपको पूछी जाती है रघुवंशम, कुमार संभवम और किरातार्जुनीयम से। हमारा जो सिलेबस है, हमारा जो पाठ्यक्रम है, वो इसी की अनुमति देता है। लेकिन दुर्भाग्य यह रहा है संस्कृत के साथ कि पता नहीं संस्कृत में कौन सा ऐसा निर्देश मिलता है कि जो इस 3 में है वहां पर भी आप 6ठे नंबर से और 7वें नंबर के प्रश्न जो है इसमें डाल देते हैं। तो यह स्थिति जो है यह संस्कृत के लिए अच्छी स्थिति नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट अच्छी बातें नहीं है, क्योंकि जो पाठ्यक्रम है यूपीएससी को भी उस पाठ्यक्रम का ही अनुपालन करना चाहिए। इस वर्ष जो देखा गया, जो पहले किसी अन्य जगह पूछा जाता था वो पूछ दिया गया है कंपलसरी बना करके, और वो भी संस्कृत मीडियम में। तो इसका तो मतलब ये है कि आप यूपीएससी स्पष्ट रूप से लिख दें इस विषय को कि सारे प्रश्न पत्र के उत्तर आपको संस्कृत में लिखने हैं, तब तो और बात समझ में आती है। लेकिन जो विषय पहले से ही तय है, अगर उसको आप उल्लंघित करते हैं तो ये छात्र हित में नहीं होता। अस्तु, ये भिन्न विषय है, ये इस परिचर्चा से बाहर का विषय है। लेकिन जब हम विषय को फोकस करते हैं तो उसकी दृष्टि से देखें तो 3 ही महाकाव्य है जिनके प्रथम 10 पद्य पूछे जाते हैं। जैसे अगर पूछ लिया गया आपको श्रियः कुरुनाम अधिपस्य पालिनीं प्रजासु वृत्तिं यमयुंक्त वेदितुम सवर्णि लिंगी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैत वने वनेचरः, तो इसकी व्याख्या आपको संस्कृत में प्रस्तुत करनी होगी और उस व्याख्या को भी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे कि उस व्याख्या का परिवर्धन कैसे हो। 6ठा प्रश्न है जिसके अंतर्गत पुनः आप देखेंगे कि हमने आर्ष साहित्य नाम दिया है। वो आर्ष साहित्य इसलिए नाम दिया कि उपनिषद, गीता और रामायण, इन 3 से प्रश्न इसमें व्याख्या है। सुंदरकांड के जो चयनित 15 से लेकर के 30 तक के हैं उनकी व्याख्या पूछी जाती है। इसी प्रकार 12 से 25 गीता से व्याख्या पूछी जाती है। और इसी प्रकार ईशावास्योपनिषद के चयनित 7 मंत्र हैं जिन 7 मंत्रों की व्याख्या पूछी जाती है। यह प्रश्न वैकल्पिक होता है और यह प्रश्न संस्कृत माध्यम में होता है। यदि आपकी भाषा संस्कृत अच्छी है, आप संस्कृत में अच्छी तरीके से आप लिख पा रहे हैं अच्छी तरह से,
तो आप छठा प्रश्न कीजिए। अन्यथा मैं हमेशा यह परामर्श देता हूं कि छठे प्रश्न को करने की आवश्यकता नहीं है, वह इसलिए कि यह वैकल्पिक है और यह संस्कृत में है, इसलिए यह नहीं दिया लिखें। लेकिन रुचि है, विषय तैयार होना चाहिए। जैसे इस बार पूछ दिया गया, यहाँ का प्रश्न किसी और जगह पूछ दिया गया, तो वहाँ पर यह सहायता आ सकती है। छठा के बाद जो सातवां प्रश्न है, जो 7th क्वेश्चन है, ये अवश्य ही करना चाहिए। ये हिंदी व्याख्या है। हिंदी में इसके प्रश्न आपको लिखने होते हैं। हिंदी नहीं बल्कि इसे ये कहिए आपके जो अपने माध्यम हैं, जो जिस किसी भी माध्यम में आप परीक्षा दे रहे हैं उस माध्यम में इसका उत्तर लिखना होता है। और वहाँ क्या है कि आप देखेंगे कि मेघदूतम के प्रथम 10 पद्य हैं और नीति शतकम के प्रथम 10 पद्य है, लेकिन इसके साथ साथ एक पुस्तक है गद्य काव्य। कादंबरी का एक अंश है शुकनासोपदेश। उस शुकनासोपदेश का एक पार्ट है। शुकनासोपदेश पूरा जो है उससे आपको 2 या 3, अधिक से अधिक 2 या 3 वाक्य जो है उन वाक्यों की व्याख्या करनी होती है। और वो वाक्य कोई भी हो सकते हैं लगातार क्रम में। अन्यथा मैं हमेशा से कहता हूं कि शुकनासोपदेश, अगर आप व्यक्तित्व को परिपक्व बनाना चाहते हो, गंभीर बनाना चाहते हो, तो इसका हर वाक्य अपने आप में अनमोल है। इसलिए शुकना, अच्छा भाषा भी इसकी सरल है। सारे के सारे वाक्य आपको लट लकार में है और वो लट लकार में भी प्रथम पुरुष एक वचन में अंत होने वाला है, ऐसा वाक्य है। तो इस वाक्य के अर्थ में कहीं कहीं जहां पर श्लेष है वहां कठिनाई होती है, अन्यथा बड़ी ही सरल भाषा है, छोटी भाषा है, इंटरलिंक्ड भाषा है और एक कहानी बनती है। और उस कहानी के माध्यम से हम चलते हैं। जो गुरु शुकनास और चंद्रापीड़ के मध्य जो कन्वर्सेशन है, हम उस रूप में इसको देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। नीति शतकम के पद्य जैसा कि नाम से ही है, नीति परक हैं, तो नीति परक वाक्यों की व्याख्या व्यक्ति अपने मन से भी कर सकता है, कर लेता है। अगर अर्थ की जानकारी आपको आती है तो निसंदेह मैं समझता हूं कि नीति शतकम के पद्यों की व्याख्या करने में कठिनाई नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए अगर पूछ दिया जाता है व्याख्या के लिए कि विवेक भ्रष्टानाम भवति विनिपातः शतमुखः, तो आसानी से समझा जा सकता है अगर अर्थ इसका आप जान रहे हैं कि जिस व्यक्ति में विवेक नहीं है उसका पतन सैकड़ों प्रकार से होता है। ये छोटा सा वाक्य है। अब आप इसको एक्सपेंड करना है, इसकी व्याख्या करनी है कि भाई स्वाभाविक रूप से अगर आप विवेक से कार्य नहीं करते तो आवश्यक नहीं कि आपको कार्य में सफलता मिले, है ना। आप देखेंगे एक बड़ी अच्छी पंक्ति है जो महाभारत के संदर्भ में दोहराई जाती है दुर्योधन के क्रम में कि जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। दूसरे शब्दों में कि अगर विवेक भ्रष्ट हो जाता है तो मनुष्य का नाश जो है वो अवश्यंभावी है। इसी को आपको व्याख्या में करनी है और इसकी व्याख्या कितने 100 से लगभग 150 शब्दों में करनी है। तो नीति शतकम उस दृष्टि से सरल, सहज, राह चलते हुए समझ की वस्तु है। मित्रों, अगर मैं राह चलते हुए समझ की वस्तु है ऐसा कहता हूं तो इसका यह कतई अर्थ नहीं कि मैं कवि और काव्य की उपेक्षा कर रहा हूं या कवि और काव्य को मैं हल्के ढंग से प्रस्तुत कर रहा हूं, बल्कि मुझे आप में एक उत्साह और एक ऊर्जा फूंकनी है। इसलिए मैं इस बात को कहता हूं क्योंकि यह स्वयं अपनी चिंतन से निकलने वाली व्याख्या होती है। मैं एक वाक्य आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं और उस वाक्य पे विमर्श कीजिए और उस विमर्श में आप अगर सही हैं और उस विमर्श को यदि आप विस्तार दे पा रहे हैं तो साहित्य की किसी भी पंक्ति की सहज व्याख्या करने में आप सफलतम सिद्ध हो सकते हैं। और वो वाक्य है, जरा ध्यान से सुने, घास कैसी भी हो चश्मा हरा होना चाहिए। जरा ध्यान से सुने इस वाक्य को, घास कैसी भी हो चश्मा हरा होना चाहिए। अब देखें, जब आप इसके अर्थ में जाएंगे, जब इसकी व्याख्या में जाएंगे तो कोई भी एक ऐसा शब्द इसमें नहीं है जो अपने को कंटिन्यू कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि ना तो वहां पर हम घास का अर्थ लेते हैं, ना हम चश्मा का अर्थ लेते हैं, ना ही हम हरा होना का अर्थ लेते हैं। अर्थात सारे के सारे शब्द गौण हो गए और जो मूल बात निकल कर आती है वो यह निकल कर आती है कि हमारा जो नजरिया है, हमारा जो देखने का तरीका है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो देखिए, हम उन वाक्यों से अगर ये निकाल पा रहे हैं तो इसी तरह जो भाषा है और भाषा में जो दी गई बातें व्याख्या के लिए होती है उसको अत्यंत सरलता और सहजता से निकाल सकते हैं। इसी तरह देखिए, 2-3 छोटे छोटे वाक्य हैं जो आए दिन हम प्रयोग करते हैं। हम अर्थ कुछ लेते हैं लेकिन अगर ध्यान से सुने तो वाक्य कुछ और कहा जा रहा है। जैसे सामान्य बहुधा हम प्रयोग करते हैं कि वह आटा पिसाने गया है। मित्रों,
आटा नहीं पिसाया जाता, गेहूं पिसाया जाता है। हम इस पर भी टिप्पणी कर सकते हैं। इसी तरह कभी कभी घर में बड़े हास्य में ये बातें हम प्रयोग में लाते हैं कि मम्मी कहती है अपनी बेटी से कि बेटी पापा को काट के सेब दो। भाई ठीक है, बेटी बड़ी सरलता से सेब काट करके पापा को दे देते हैं खाने के लिए नाश्ता में, लेकिन जरा वाक्य को अगर गौर से देखें तो क्या है, पापा को काट करके सेब दो। तो वस्तुतः एक ही वाक्य के कई प्रकार से अर्थ निकाले जा सकते हैं, और इसकी समझ यदि आप में आ जाती है कि हमें किस जगह विश्राम लेने से, किस जगह पॉज लेने से, वाक्य को किस रूप में देख करके हमें अर्थ निकालना है, अगर इसकी समझ है तो मैं निस्संदेह ये समझता हूं कि संस्कृत विषय के दूसरे प्रश्न पत्र का जो दूसरा हिस्सा है वो आपके लिए अत्यंत सरल बन जाता है। इसमें बहुत अधिक मेहनत की आवश्यकता नहीं है, केवल संस्कृत के उन कथनों को आपको अपने माध्यम में समझना है। तो यह छठा प्रश्न था। इसके साथ ही सातवां में ही मेघदूतम है, जो मेघदूतम के विषय में किसी से बातें छिपी नहीं है। ये विश्व के कई श्रेष्ठ काव्यों में से एक माना जाता है, और इस मेघदूतम को लेकर के तो यहां तक कहा गया है कि कालिदास के एक अन्य सारे ग्रंथ नहीं होते, यानी अभिज्ञान शाकुंतलम नहीं होता, रघुवंशम नहीं होता, कुमार संभवम नहीं होता, विक्रमोर्वशीयम नहीं होता, मालविकाग्निमित्रम नहीं होता, ऋतुसंहार नहीं होता, केवल और केवल मेघदूतम होता तो भी कालिदास होते। तो आप समझ सकते हैं ये ग्रंथ का महत्व है, और इसके प्रथम 10 पद्य को हमें अपने माध्यम में व्याख्या में प्रस्तुत करना होता है। इसके साथ जो 8वां प्रश्न है, यानी दूसरे हिस्से का जो पाठ्यक्रम का चौथा सिलेबस है, वह नाटक पर आधारित है। मित्रों, इसके लिए भी 3 चयनित नाटक हैं, स्वप्न वासवदत्तम, अभिज्ञान शाकुंतलम और उत्तर रामचरितम। और इस नाटक के भी अंश सीमित हैं। अंश सीमित हैं किस रूप में? जो स्वप्न वासवदत्तम है उनका 6ठा अंक है, जिसमें लगभग 18 पद्य हैं, छोटे छोटे पद्य हैं, और उन 18 पद्यों में भी मैं आपको ये सजेशन देता रहता हूं, दूंगा कि आप केवल 12 पद्य को ही फोकस करें, क्योंकि रेस्ट जो पद्यों हैं उनमें व्याख्येय तत्व नहीं है। इसी प्रकार अभिज्ञान शाकुंतलम में यद्यपि पाठ्यक्रम में प्रिंटिंग मिस्टेक है, वहां पर ये आदिकाल से चला आ रहा है, 2000 से जब से यूपीएससी का संस्कृत का पाठ्यक्रम परिवर्तित हुआ है, आज तक उसमें करेक्शन नहीं किया गया है अभिज्ञान शाकुंतलम के संदर्भ में। और वो पाठ्यक्रम यह है कि वहां पर दिया गया है प्रश्नों, जो पद्यों की संख्या है वो 15 से 30 लिखा गया है। मित्रों, अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में यह निर्दिष्ट किया गया है कि 15 से 30 पद्य, और संस्करण का नाम दिया गया है एम.आर. काले। मैं किसी भी संस्करण की चर्चा आपके सामने कर लूं, चतुर्थ अंक में 22 से ज्यादा पद्य नहीं हैं। तो इस दृष्टि से हम जब पढ़ने पढ़ाने बैठते हैं तो हम 15 से 22 पद्य पढ़ाते हैं, और वो जो आखिरी पद्य है वो अमर पद्य है, अर्थो हि कन्या परिकीय एव तामद्य संप्रेष्य परिग्रहीतु जातो ममायम विशदः प्रकामम प्रत्यर्पित न्यास इवांतरात्मा। तो उस जगह से लेकर के उस जगह, मतलब जो पहला पद्य है जहां से आपका शुरू होता है उत्पक्ष मनोह नयनयोरुपरुद्ध वृत्तिम, यह 15वां पद्य है, यहां से लेकर के इस 22वें पद्य तक, यानी कुल 8 पद्य इसमें व्याख्या के लिए है, और वो भी आपके अपने माध्यम में। हिंदी में है तो हिंदी माध्यम में व्याख्या करेंगे, लेकिन इसकी जो व्याख्या है इसका स्वरूप बदल जाता है। इसकी व्याख्या मूलतः टेक्स्ट बेस्ड व्याख्या है। चरित्र कथानक जो नाटक का लक्ष्य है, इसकी परिधि में रहते हुए हमें इसकी व्याख्या को आगे बढ़ानी होती है। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम के संदर्भ में देखें कि अगर मैंने अर्थो हि कन्या परिकीय एव की चर्चा की, तो आवश्यक रूप से वहां पर शकुंतला और महर्षि कण्व की चर्चा होगी, और आवश्यक रूप से दुष्यंत की चर्चा वहां पर की जाएगी। और तब जाकर के एक अपने समाज में जिस प्रकार हम पुत्री विरह देखते हैं कि जब पुत्री ससुराल जाती हैं, अपने पति गृह जाती हैं, उस समय का जो वियोग है, हम उस वियोग का वर्णन करते हैं, उस व्याख्या में लाते हैं। जो व्याख्या अभी हमने चर्चा इस रूप में की थी कि घास कैसी भी हो चश्मा हरा होना चाहिए, उस प्रकार की व्याख्या यहां पर नहीं आती है। हाँ, यहां पर भी यदि सूक्ति परक व्याख्या पूछी जाए तब हम उसी प्रकार की व्याख्या देंगे, अन्यथा चूंकि यहां पर समग्र पद्य पूछा जाता है, इसलिए हम यहां पर व्याख्या ग्रंथाधारित करते हैं। तीसरा नाटक है उत्तर रामचरितम।
सीता के जो वनवास की स्थिति है, राम के जो महावीर चरितम के बाद की कहानी हम उत्तर रामचरितम में पाते हैं, और इनमें भी जो पद्यों की संख्या है वो सीमित है। एक निश्चित, इसमें भी मेरे ख्याल से 15 से लेकर के 42 पद्यों तक, शायद मैं श्योर नहीं हूँ, 42 या 47 है, इस जगह तक जो है ये व्याख्या के पूछे जाते हैं। भाषागत दृष्टि से स्वप्न वासवदत्तम और अभिज्ञान शाकुंतलम की अपेक्षा उत्तर रामचरितम की जो भाषा है वो कठिन है, लेकिन कठिन नहीं समझना चाहिए, क्योंकि आपको तो प्रश्नों का उत्तर देना है आपके अपने माध्यम में। एक इसमें और मैं सलाह दूंगा, चूंकि यह नाटक है तो नाटक में संवाद दो तरीके से होते हैं, एक गद्यात्मक संवाद है और दूसरा जो है वो पद्यात्मक संवाद है, यानी कुछ गद्य के बाद पद्य आ जाते हैं। तो मैं आपको इसमें एक सहायता की बात ये बताऊं कि इसमें से केवल और केवल पद्यों के ही अर्थ, पद्यों की ही व्याख्या पूछी जाती है। तो ये एक सहायक तथ्य यहाँ निकल कर आता है। इसीलिए मैं अपने छात्रों से कहता हूँ कि आप उन पद्यों को फोकस करो, उन पद्यों को पकड़ो, उन पद्यों को जानो। तो इस प्रकार क्रमशः आज तो हमने आपके सामने चर्चा की इन समग्र जो पाठ्यक्रम है इसकी। आपके मन में कई प्रकार की जिज्ञासा होती है, कई प्रकार के प्रश्न होते हैं, और मैं बहुधा जब भी कभी छात्रों से मैं संवाद करता हूं इस विषय में तो उनके सामने इस प्रकार के भ्रम रहते हैं। वो भ्रम इसलिए रहते हैं कि अन्यत्र से वो जो आयातित ज्ञान लेकर के आते हैं वो यूपीएससी से संबद्ध नहीं है। मित्रों, एक चीज हमेशा ध्यान रखें, यूपीएससी की पढ़ाई मैं समझता हूं उन्हीं के साथ आपको करनी चाहिए जिनको यूपीएससी का अनुभव हो। अन्यथा किसी स्कूल का शिक्षक भी आपको संस्कृत का बहुत व्यापक ज्ञान दे सकता है, लेकिन वह व्यापक ज्ञान संस्कृत यूपीएससी के लिए आवश्यक हो, इस पर प्रश्न चिन्ह है। उन चीज़ों को हमें फोकस करना है, उन चीज़ों को देखना है। छूटते ही हमें बचपन से ही सिखा दिया जाता है कि संस्कृत में जब व्याख्या करो तो छंद और अलंकार ये जरूर बताओ। अरे बाबा, आप खुद सोचिए, क्या कवि जब कविता लिखता है तो वो छंद और अलंकारों के लिए कविता लिखता है? कभी नहीं। इसलिए मैं सदैव छात्रों को निर्देश देता हूं कि हमारा लक्ष्य उन व्याख्या के संदर्भ में अलंकार या छंद की सूचना देना नहीं है, बल्कि कवि ने उस पद्य के माध्यम से संदेश क्या दिया है उसको हमारे सामने प्रकट करना है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी व्याख्या में कमी रह जाती है। आप लिख करके तो छंद अलंकार आ जाते हैं, आप प्रसन्न रहते हैं कि हमने सारा प्रश्न सही लिखा, लेकिन आपको यह नहीं मालूम होता है कि एग्जामिनर क्या अपेक्षा करता है आपसे। तो उन चीज़ों को आप जरूर अपने परिधि में लाएं, अपने चिंतन की परिधि में लाएं कि सही क्या है। दूसरी बात यह आवश्यक है, मैं आपसे निवेदन करूंगा पुनः पुनः, जो आगे जो आने वाली श्रृंखला है उसमें उन सारी भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास करूंगा। लेकिन ये भ्रांति भी तब उत्पन्न होंगी जब आप मेरे से प्रश्न पूछेंगे। आपके मन में जो उठने वाले भ्रम हैं वे जब आएंगे तो निस्संदेह मैं उन सारे भ्रमों को दूर करने का प्रयास करूंगा। और मित्रों, मैं आप में एक ऐसा आत्मविश्वास जगाने का प्रयास करूंगा कि मुझे लगता है कि यह व्याख्यान ही आपके लिए पर्याप्त तो होगा, किसी अन्य के सानिध्य की अपेक्षा आपको नहीं होगी। मैं समझता हूं कि आज के इस पाठ्यक्रम की चर्चा को यहीं खत्म करूं और आगे पुनः एक एक नए विषय को लेकर के आपके सामने उपस्थित होऊंगा, इसी आत्मविश्वास के साथ और इसी ऊर्जा के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर पंकज मिश्र का। और मित्रों, हम यही चाहेंगे कि हम आपके लिए सामग्री उपलब्ध करेंगे, और हम यही चाहेंगे कि जो भी सामग्री हम उपलब्ध करें इसके ज़रिए इसको पढ़कर आप ज़रूर यूपीएससी की परीक्षा इसको क्लियर करें। लेकिन हम चाहते हैं कि कहीं पर भी अगर आपके मन में सवाल उठें तो उन सवालों के लिए आप हमें संपर्क ज़रूर करें। हम यही कोशिश करेंगे कि जब जब डॉक्टर पंकज मिश्र स्टूडियो पहुँचें और इस पाठ्यक्रम को आप सभी के लिए उपलब्ध कराएं, उस वक्त हम आपके बताए हुए या आपके पूछे हुए प्रश्नों का जवाब साक्षात यहाँ लाइव विजिट लेक्चर्स के माध्यम से दे पाएं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमें अपने प्रश्न, अपनी जिज्ञासा, अपने सुझाव लिखें info.cc@nic.in पर। तो मित्रों, आपसे जल्द फिर मुलाकात होगी और इस श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे डॉक्टर पंकज मिश्र से। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार सर। थैंक यू।